नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपनी जो लास्ट चैप्टर और सेकंड लास्ट चैप्टर जो है इंटरनेट के और नेटवर्क के बारे में वो हम यहाँ जो है कवर करेंगे। और इंटरनेट सबसे पहले बता दूं आपको कि इंटरनेट का मतलब है कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से तार के द्वारा आपस में किसी प्रकार के डाटा, सूचना या किसी प्रकार की आदान प्रदान करता है सूचनाओं का, तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन तो यहां कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 तक के बीच की है। इसी को अगर आगे बढ़ाते चले जाएं तो हम इन्हीं कंप्यूटरों को आपस में एक साथ काफी सारे कंप्यूटर यहां पर जोड़ सकते हैं। जोड़ते जोड़ते हमारी संख्या हजारों में पहुंच गई। ये एक क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। और इन्हीं नेटवर्कों, अगर इसकी सामान्य सी परिभाषा में देखें तो इंटरनेट किसको कहा गया है? नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा गया है? इंटरनेट कहा गया है। तो सबसे पहले जो है आपको नेटवर्क समझ में आया। उसके बाद नेटवर्क क्या है कि आपस में जुड़े कंप्यूटर आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। उन्हीं जैसे हजारों कंप्यूटरों के नेटवर्क के अलग अलग समूह बने हुए हैं। उन्हीं समूह को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अब यहां पर दूसरी बात कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी आपस में सूचनाएं साझा करते हैं। एक टर्म आई थी सर्वर की, जो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कम्युनिकेशन करते हैं। ये तो गया पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन यहीं पर एक कंप्यूटर मान लो बना दिया सर्वर का मतलब ये है कि ये कोई फाइल, कोई डाटा बाकी नेटवर्क पे सभी कंप्यूटरों के लिए सर्व करता है। बाकी सारे कंप्यूटर कॉल करके इससे जो है वो फाइल मांगते हैं और वो फाइल जो है अपने यहाँ कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, या इसमें रखा हुआ डाटा जो है ये कंप्यूटर इसमें लिखा हुआ या स्टोर किया हुआ डाटा यूज करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और किसके द्वारा? इन नेटवर्क के द्वारा। तो ये सर्वर एक इंटरनेट पर जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर है जहां पर बड़ी हार्ड डिस्क है और वो तारों से जुड़े आपस में कंप्यूटरों के माध्यम से जो डेटा है, इसका डाटा स्टोरेज काफी बड़ा होता है। वेयर हाउस जिसे कहते हैं ना, अपने जैसे माल गोदाम होता है, उसी प्रकार यहाँ डाटा का गोदाम होता है, उसको भी वेयर हाउस ही कहते हैं। तो वहां से जो है पूरी दुनिया में वो कंप्यूटर, यहाँ पे रखी हुई फाइलें पूरी दुनिया में खुलती हैं, पूरी दुनिया के कंप्यूटरों में खुलती है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है जिसको हम कहते हैं ब्राउजर। मैंने कहा था कि सर्वर, ये जो यहाँ पर रखी हुई फाइल है वो यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खुलेगी और जिस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम ब्राउजर। और ब्राउजर में खुलने वाली फाइल 1 पेज या 10 पेज की है, कितने पेज की है, वो उसके लिए जो है पेज बनाने के लिए अलग से भाषा होती है। जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि HTML या DHTML, XML फाइल, CSS फाइल, काफी सारी आजकल ग्राफिक की एडवांस जो है लैंग्वेज से बनी फाइलें होती है। तो वो आपका जो है इंटरनेट की पेज किस पे खुलेगा? इस ब्राउजर पे खुलेगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाय डिफॉल्ट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये ब्राउजर आता है। जैसे बात करें विंडो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज श्रेणी के ओएस की बात करें तो वहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आता है। ये जो आजकल जो है इसका वर्जन जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 से आगे बढ़ गया, आगे चला गया। इसी प्रकार यहां पर ब्राउजर में ही आपको जो पेज आता है उसमें आपको कंटेंट में आपको टेक्स्ट भी दिखता है, पिक्स भी दिखती है और वीडियो भी दिखते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को देखने के लिए
पिक्स, वीडियो या और एडवांस जो बैनर जो होते हैं, यानी आपकी GIF फाइलें जो होती है, छोटे छोटे ऐड आते हैं आप देखते हो, इन सब को चलाने के लिए इसी ब्राउजर के साथ छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको एड ऑन्स कहते हैं, या फ्लैश जो चलती है ड्राइवर होते हैं, उन छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है वो इसके साथ ब्राउजर के साथ अटैच हुई होती हैं। तो ये जो है ये चीजें होती है। इस प्रकार आपका जो सर्वर पे रखी हुई कोई, अब मैं आपको कहूं कि एक पेज आपने देखा इस ब्राउजर पे और या काफी पेजेस देखे, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक क्या होगी, वेबसाइट होगी जिसमें सारी कुछ चीजें हैं। आप वेबसाइट 2-3 प्रकार की होती है, स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। और आजकल आपका जो स्मार्टफोन है इस पे रेस्पॉन्सिव भी बोलते हैं उसको, रेस्पॉन्सिव, यानी वो एक ही वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे भी खुले और आपके स्मार्टफोन पर भी खुले, ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। और जो अब मैंने कहा कि एक पेज था, आपने देखा किस तरीके से एक पेज की प्रोग्रामिंग की HTML में या जावास्क्रिप्ट में या किसी जो है वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज में की, और उसी पेज को आपने ब्राउजर के माध्यम से अपने कंप्यूटर पे ऑन किया। आपका कंप्यूटर मान लो ये है और यहाँ से सर्वर से आपके इंटरनेट के थ्रू ये जो कंप्यूटर जुड़े हुए आपस में दोनों, और ब्राउजर में वो एक पेज खुला या काफी सारे पेज खुले, तो मैं उसको वेबसाइट कह सकता हूँ। और वेबसाइट जो है 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। ये तो जो पुराना क्लासिफिकेशन है। और अब जब आपका स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन में अगर वो साइट बराबर चलती है, अच्छे तरीके से दिखती है, तो उसको क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। ये जो आपने नाम सुना होगा .NET लैंग्वेज, PHP लैंग्वेज और जो है ओरेकल के डाटाबेस, या ये सब चीजें जो है प्रोग्रामिंग के लिए, किसी पेज की वेबसाइट को बनाने के लिए ये जो है प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं और अलग अलग तरीके की वेबसाइट बनाने के काम में आती है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी इतिहास की बात, कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें, इंटरनेट के बारे में कुछ जो आपकी एब्रीविएशन है कंप्यूटर रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाएंगी। कि TCP और IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये 2 सर्विस है। सर्विस का ये एक तो प्रोटोकॉल शब्द आ जाए, कई बार पूछा जाता है कि प्रोटोकॉल इनमें से क्या है, तो प्रोटोकॉल है इंटरनेट के नियमों का ऐसा समूह जो सबके लिए लागू होता है बराबर रूप से, और एक दूसरे की फाइल को आपस में रिट्राइव करने के लिए, डाटा को आपस में जो है फैचिंग कहते हैं, जिसको लेना देना, डाटा फैचिंग के लिए ये एक नियमों का समूह है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे नियमों का समूह इजाद किया गया था 1982 के अंदर। और ARPANET पहला जो नेटवर्क है मिलिट्री के लिए बना वो 1983 के अंदर बना। और टीम बर्नर्स ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में शुरुआत करी। और SMTP स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, छोटे छोटे मैसेज आया करते थे जब आप किसी TCP IP का एड्रेस, जिस प्रकार अपने घर का पता होता है उसी प्रकार कंप्यूटर का भी पता होता है, ध्यान रखना। और आजकल तो जो हर जगह TCP IP रिकॉर्ड करके प्रिंट में भी आता है, तो इस कंप्यूटर का पता जो है वो इसी तरीके से जो छोटी छोटी मेल भेजने के लिए मैसेजिंग सर्विस के लिए 1982 में शुरुआत हुई DNS, डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम का मतलब है कि किस जाति का इसका जो है वेबसाइट का नाम है। जैसे आप पढ़ते हो ना google.com, तो .com का मतलब है कॉमर्शियल, और ये रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, काफी सारी कॉमर्शियल में काफी सारी चीजें कवर करता है। तो ये किसी वेबसाइट के नाम के पीछे .com, .edu, .org ये सब लगना जो है, इसको हम डोमेन नेम सर्विस कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DNS कहते हैं। इसकी शुरुआत 1983 में हुई, लेकिन इतना जो आज ये डेवलप हुआ वो 1983 में नहीं था। DNS के बाद में जो है DNS एडवांस जो हुआ वो 1985 में। इसी प्रकार TCP IP के नियम जो नए हैं वो गोपर के नाम से कहलाए। अगर आप एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो गोपर क्या है, तो गोपर आपको लिखना है, वहां पे एक प्रोटोकॉल है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, 1991 में आया। फिर टॉप लेवल DNS की बात करें तो ये 2012 में शुरू हुई। टॉप लेवल DNS का मतलब ये है कि
अगर कोई कॉमर्शियल साइट के लिए अपना डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, इसकी एक संस्था होती है जहां पे वो पूरे वर्ल्ड की वेबसाइट्स जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है। तो इन्हीं के जैसे एक तो लिखा गूगल और उसके पीछे लिख दिया .com और एक लिखा .co और .in, यानी ये पीछे वाले दो इन जो है आई और एन, ये किसको डिनोट करते हैं? ये इंडिया को डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है .co.uk तो ये यूनाइटेड किंगडम को डोनेट करते हैं। ये काम 2012 के बाद में जो एडवांस लेवल की डीएनएस सिस्टम शुरू हुआ, तो इसमें 3-4 है .com कॉमर्शियल के लिए, edu जो है एजुकेशन के लिए, .mil मिलिट्री के लिए और .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सब डोमेन एडवांस टॉप लेवल डीएनएस जो है 2012 में शुरू हुए। फिर थोड़ी सी बात करते हैं सर्वर की, कि विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, उसी के सर्वर मैं बताऊंगा आपको। नेटवर्क में सर्वर दोबारा फिर बताऊंगा। पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ाया गया उसमें भी बताया गया था कि एक तो होम यूज के लिए या ऑफिस यूज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक होता है नेटवर्क पे किसी बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए, अपने किसी ऑफिस में किसी संस्था में 100 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए एक कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, और सभी जो कर्मचारी है वो काम जो करते हैं वो सर्वर पे ही लोड होता है। वो उसमें किसी प्रकार की अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जितनी उनकी परमिशन है कि आप ये काम करेंगे फलाना काम करेंगे, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहां पर आपको सिक्योरिटी और परमिशन सारी यूजर और इन सबको दी जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दो जो सर्वर बनाए, वो सर्वर एक तो आया था सर्वर एनटी, उसके बाद आया ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2000 के नाम से, एक आया विंडोज सर्वर 2003 और एक जो अभी चल रहा है विंडोज सर्वर 2008। ये इतने मॉडल आए सर्वर के। इसके बाद बात करें कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन जब आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें एक जगह एक टैब आती है उसमें भरने के लिए, प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए कि आपका ये फलाना पेज या फलानी साइट किस किस नाम से सर्च करे कोई यूजर, तो आपके कौन कौन से वो शब्द हैं जो वो अपने लिखते ही वहां से आपकी वेबसाइट उसकी जो है प्राप्त जो चाहे गए रिजल्ट है उनमें आ जाए, तो उसको कहते हैं मेटा डाटा। वो उन शब्दों को कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है, मान लो कोई लाइब्रेरी की वेबसाइट है और मैंने किताबों के राइटर के नाम वहां पर मेटा डाटा में लिख दिए, तो जब भी कोई जैसे हरिवंश राय बच्चन या कोई करमचंद या कुछ भी राइटर का वो यूजर जो है सर्च इंजन में लिखेगा तो वो मेरी साइट भी वहां पे अनलिस्ट हो जाएगी। मैंने उसमें मेटा डाटा में लिखा है कि ये नाम लिखे तो मेरी साइट भी वहां पे अनलिस्ट हो। तो ये काम करता है सर्च इंजन कि किसी वेबसाइट में दिए गए शब्दों को ढूंढने के लिए, और वो ढूंढे गए शब्द कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्च इंजन किन शब्दों को ढूंढता है किसी वेब पेज या वेबसाइट के लिए, तो मेटा डाटा को ढूंढता है, मेटा डाटा में लिखे गए शब्दों को। सर्च इंजन जो है वो चाही गई जानकारी अगर किन्हीं वेब पेजों पर लिखी है तो उन सभी वेब पेजों के वेबसाइट के एड्रेस जो आपको मुहैया करवाता है उसको सर्च इंजन कहते हैं। और गूगल सर्च की शुरुआत हुई 1998 में, उसी के साथ याहू भी 1998 में शुरुआत हुई, और आज की सोशल जो वेबसाइट है फेसबुक ये 2004 में शुरुआत हुई। ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब में अपने अपने क्षेत्र में ये माइलस्टोन के रूप में उभरे। आजकल काफी सारे सर्च इंजन है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, इसमें से कौन सी जो है सोशल मीडिया साइट है, और इनमें से कौन सा एक ब्राउजर है, इनमें से कौन सी एक प्रोटोकॉल है, इसमें से कौन सी एक सर्विस है। ये सब चीजें जो एक साथ इकट्ठी दे देता है और उनमें से पूछता है कि ये क्या है। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, एक गूगल लिख दिया, एक फेसबुक लिख दी और एक याहू लिख दिया और एक क्रोम लिख दिया, इनमें से ब्राउजर कौन सा है, तो आपको पता है क्रोम ब्राउजर है। तो ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्राउजर की बात करें तो मोज़ेक सबसे पहला ब्राउजर था, 1993 में लॉन्च हुआ था, और नेटस्केप नेविगेटर जो आज का जो ब्राउजर है उस तरीके का जो एडवांस ब्राउजर था वो नेटस्केप नेविगेटर 1994 में। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए बनाया गया 1995 के अंदर, और मोजिला फायरफॉक्स जो है वो 2001 के अंदर लॉन्च हुआ। इस तरीके से ये कुछ ब्राउजर्स के नेम है। आप एक दो नाम और भी सरप्लस करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा एक ब्राउजर है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, इसमें कौन सी एक सोशल साइट है, और इनमें कौन सा एक जो है ये आपका
प्रोटोकॉल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा जो है इंटरनेट से रिलेटेड जो, और इसके बाद में अपने जो है नेटवर्क के बारे में, इसके बारे में सीखेंगे यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो नेटवर्क में मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर जब तार के माध्यम से जुड़ा होता है और दूसरे कंप्यूटर से बात करता है या कम्युनिकेशन करता है या किसी डाटा को जो है शेयर करता है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और वो डायरेक्ट किसी कंप्यूटर से कंप्यूटर हो सकता है या बीच में कोई और डिवाइस लगा के और दूसरे कंप्यूटर से हो सकता है। इसी प्रकार से नेटवर्क क्रिएट होता है। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। और कई जो बड़े समूह हैं वो अपना खुद का नेटवर्क रखते हैं। जिस प्रकार आपने देखते हैं बैंकों में इनका खुद का नेटवर्क होता है, एटीएम के लिए खुद का नेटवर्क होता है, आजकल जो है पेट्रोल पंप के लिए खुद का नेटवर्क है, या आप जो है इस प्रकार से ब्रॉडबैंड से आपके जो डिश टीवी है ये देखें तो ये इनका पर्सनल नेटवर्क है, मिलिट्री का देखें तो पर्सनल नेटवर्क है। ये सब नेटवर्क के छोटे और बड़े उदाहरण है। सबसे पहले बात करें नेटवर्किंग कम्युनिकेशन की, तो दो तरीके से नेटवर्किंग कम्युनिकेशन होती है, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब कि आपने इसको नोड भी कहते हैं, नोड यानी सिरा, और ये भी क्या है, दूसरा भी नोड ये सिरा। तो पीयर टू पीयर ये कम्युनिकेशन हुई। और एक होता है सर्वर टू पीयर, यानी एक तो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है कंप्यूटर जो है, सेवा प्रदाता है अर्थात डेटा प्रोवाइडर है, वो कहीं से भी जो है डेटा प्रोवाइड करवा सकता है आपको। अब कई बार क्या होता है कि एक सर्वर जो है एक ही कंप्यूटर से काम चल सकता है, कई बार डेटा जो है लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसके लिए क्या होता है अलग से वेयर हाउसिंग के लिए अलग से एक रिस्पॉन्स करने के लिए अलग से सर्वर बनाया होता है, ताकि पार्टिकुलर डेटा या पार्टिकुलर जो है साइट्स हैं वो वहां से दूसरे सर्वर से एक्सेस कर सकता है। तो वो आपकी जो है नोड टू नोड या पीयर टू पीयर ना होकर होती है सर्वर टू पीयर जो है नेटवर्किंग का स्टाइल होता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको वायर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर मोस्टली 3 प्रकार की वायर जो है यूज की जाती है। एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, जिसके अंदर 2 तारे आपस में इस तरीके से एक दूसरे पर बल खाती हुई जो 8 तारे होती है, 4 जोड़े होते हैं, तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उस केबल को जो उसके कनेक्टर जोड़े जाते हैं उस केबल की स्टाइल है 2। मैं आपको बता देता हूं कि एक तो स्ट्रेट केबल होती है और एक क्रॉस केबल होती है। जब असमान जो डिवाइसेस हैं उनके लिए स्ट्रेट केबल काम में आती है, और जो अगर समान है तो उनके लिए क्रॉस केबल। जैसे आपने कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ा तो आपको क्रॉस केबल बनानी पड़ेगी, और अगर आपने कंप्यूटर से किसी स्विच या कंप्यूटर से कोई हब या कोई और चीज जोड़ी या मॉडेम जोड़ा तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको स्ट्रेट केबल ही यूज करनी पड़ेगी। अगर सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोक्सियल केबल की बात करें तो कोक्सियल केबल ठीक वैसे ही होती है जिस प्रकार आपकी डिश की जो वायर है वो कोक्सियल केबल कहलाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो 8 तारों के लिए लोकल कम्युनिकेशन के लिए होती है, और कोक्सियल केबल जो है बैकबोन बनाने के लिए, बस टोपोलॉजी किसी लोकल जो इंटरनेट तैयार करते हैं किसी नेटवर्क का, तो उसमें आपको कोक्सियल केबल यूज करने के लिए जो है प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद में एक केबल आती है ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अंदर क्या है कि वो आपकी लेंस या रोशनी के दम पर वर्क करती है। दोनों सिरों पर डिकोडर और एनकोडर लगे होते हैं। जैसे ही बाइनरी में डाटा उसके पास आया, डिकोडर के एनकोडर के पास आया, तो वहां पर उसको वो रोशनी लाइटिंग के फॉर्म में, वो लाइट क्या है उस पूरी तार के अंदर से यूं बाहरी दीवारों से सिरे से टकराती दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है, और वहां पर आपको डिकोडर लगा होता है, और वही डिकोडर वापस उस जो लाइट बीम है उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये इस वायर की स्पीड और मेंटेनेंस और जो है रख रखाव इसका कॉस्टली है, स्पीड हाई स्पीड है। और ये जो आपके मोबाइल डाटा नेटवर्क है इसमें भी आपने देखा होगा कि कई बार रोड के किनारे वर्क चल रहा है तो उस पर लिखा होता है OFC ऑप्टिक फाइबर केबल, और कंपनी का नाम लिखा होता है। ये सबसे जो है तेज स्पीड के लिए यूज की जाती है। तो ये 3 प्रकार के मोस्टली नेटवर्क के अंदर वायर्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो किसी नेटवर्क का दायरे के आधार पर कितने प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहला है लेन। फुल फॉर्म पूछी जाती है कि लेन की जो है
फुल फॉर्म क्या होगी, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका दायरा की बात करें तो 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर, यानी 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक अगर कोई नेटवर्क है, मान लो कोई बड़ा कैंपस है 1-2 किलोमीटर में बड़ा कैंपस है, उसके अंदर कोई नेटवर्क बना रखा है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अगर वही 100 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। यानी किन्हीं शहरों के मध्य अगर वो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और अगर वही क्या है, आपने किसी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको, मैन को MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी जैसे महानगरों के अंदर उपनगर भी होते हैं। जैसे आप किसी बड़े शहर की जो है जगहों का नाम ले लीजिए तो आपको अलग अलग एरिया होगा वहां पे, वो एरिया भी कम से कम 10-10 किलोमीटर में, एक उपनगर भी 10 किलोमीटर में होगा, तो उसको उसके अंदर बनाए गए नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर इसके बाद में बात करें टोपोलॉजी की, भी किस तरीके से आपस में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, किसी नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, वो किस तरीके से होगा, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। कि आपने जो कंप्यूटर का नेटवर्क डिजाइन किया, उस डिजाइन करने का तरीका क्या है, या उस शैली को टोपोलॉजी कहते हैं। किस शैली से, किस तरीके से, किस ढंग से, रिवाज से जो आपने नेटवर्क को डिजाइन किया, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। मान लो यहां पर कुछ कंप्यूटर हैं, ये आपस में जो है कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अब ये जो आपस में इनकी कम्युनिकेशन है या आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, ये एक तरीके से जाली का स्वरूप ले रहा है, जाली का स्वरूप ले रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। कई बार चित्र बनाकर भी दे देता है और कहता है कि इसका नाम क्या है, तो ये मैश जाली की तरह है। डायरेक्ट एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो है कम्युनिकेशन करता है, सबके लिए अलग अलग वायरें जो है एक से नोड से दूसरे नोड पहुंचती है, तो एक नेटवर्क की एक मैश तैयार हो जाती है, उसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है आपका ये आपके कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, ये जो डिजाइन है एक तरीके से ये तारे की तरह दिख रहा है, तो इसको ऐसे डिजाइन को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी इसी तरीके से आपको जो आपके कंप्यूटर हैं यूं आपस में एक ही तार से, यहां डबल, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, मैसेजिंग के लिए ये थ्रू जाएगा। जो हमने अभी दो देखी, मैश टोपोलॉजी देखी और जो आपने स्टार टोपोलॉजी देखी, इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन यहां पर अगर मान लो यहां पर 4 नंबर कंप्यूटर है और यहां 5 है और यहां 1 है, 4 को 1 से बात करनी है तो ये 5 के थ्रू जाएगा। ये इनकी जो गुणवत्ता या स्पीड है, कम्युनिकेशन है या डाटा जो फेचिंग है, उसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की टोपोलॉजी अपनाई जाती है। तो ये आपकी जो है रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। इसके बाद में देखें तो कोक्सियल केबल मैंने आपको बताया और बैकबोन का भी नाम लिया था। बैकबोन का मतलब अपने रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके से कोक्सियल केबल इथरनेट के रूप में डाली जाती है और यहीं से जो है उसके कनेक्टर डालकर और यहाँ पर आपस में पीसी जोड़े जाते हैं। ये इस तरीके से नेटवर्क के अंदर कोक्सियल केबल डालकर और पीसी को कनेक्ट किया जाता है। इस टोपोलॉजी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसी प्रकार से जो है एक ट्री टोपोलॉजी होती है। ट्री का टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि कुछ कुछ हाइब्रिड और कुछ उसको ट्री भी कह सकते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ होता है उसी की शाखाएं और उन्हीं शाखाओं पर काफी सारे कंप्यूटर जुड़े हुए। मान लो ये यहां पर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये आपकी कहलाती है ट्री टोपोलॉजी।
और ट्री टोपोलॉजी के बाद पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है डायरेक्ट ना जाकर पॉइंट टू पॉइंट वर्क करती है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर अगर कहीं से भी बीच में कोई, ये 1 नंबर पीसी है और ये 4 नंबर पीसी है मान लो, तो ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से कम्युनिकेशन होते हुए पहुंचेगी वहां पर, ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहलाती है। और एक होता है पॉइंट टू मल्टीपल, जैसे मान लो यहाँ पर सर्वर है और ये इसी से जुड़े हुए हैं, 1 नंबर कंप्यूटर, 2 नंबर कंप्यूटर और 3 नंबर कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है तो ये ब्रॉडकास्ट की तरह वर्क करेगा और एक जगह किसी एक कंप्यूटर को दिया गया मैसेज सभी के लिए वर्क करेगा। वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है टोपोलॉजी कहलाती है। फिर आता है टोकन रिंग। जब आप किसी नेटवर्क में किसी दूसरे जो हार्डवेयर जैसे स्विच या हब है उनके थ्रू कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो ये हब या स्विच इस तरीके के डिवाइस है और यहां से आपने जो है पीसी जोड़ रखे हैं, तो यहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए ये मान लो 42 नंबर कंप्यूटर है और ये 30 नंबर कंप्यूटर है। अब 30 नंबर कंप्यूटर 42 नंबर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसको वे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस वे से जाए या इस वे से जाए। तो ये यहाँ पर अगर डाटा कोलिजन नहीं है, डाटा की ये ट्रैफिक अवेलेबल है, सुगम रास्ता कहाँ से है वहां से टोकन पास करेगा, अवेलेबिलिटी पूछेगा, फिर टोकन मिलेगा, फिर उसके बाद में उसका वे सिलेक्ट होगा और वहीं से वो 42 नंबर कंप्यूटर से इस रास्ते से पहुंचेगा या इस रास्ते से पहुंचेगा। ये अलग अलग थोड़े से अपग्रेड होते हैं। एक आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितनी भी आपने समझी मैश, रिंग, स्टार, बस, ट्री, जितनी भी समझी सब का उदाहरण हो सकता है वहां पे। मान लो अगर यहाँ पर ये इसको देखें तो ट्री नजर आ रही है और बस भी नजर आ रही है। यहां पर आपने आगे जाके मैश बना दी, इस तरीके से मैश बना दी। कहीं पर आपने जो यहां जाके स्टार टोपोलॉजी बना दी, यहां जाके आपने क्या है बस टोपोलॉजी बना दी, यहां पे जाके आपने रिंग टोपोलॉजी बना दी। तो ये क्या कहलाती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये एक नेटवर्क जो है डिजाइन करना, जो हार्डवेयर किस तरीके से सेटअप किए जाएंगे, क्या क्या उनके एड्रेस होंगे, ये जो नेटवर्क के डिजाइन होते हैं। कहाँ आपने सर्वर जो है रखना है और कहाँ पे आपको कौन कौन से कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ये किस तरीके से नेटवर्क के डिजाइन होते हैं, ये टोपोलॉजी कहलाते हैं। आपको इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे कि किस इनमें से कौन सी जो है पीयर टू पीयर वर्क करती है, या कौन सी चित्र बना के दे देगा ये टोपोलॉजी कौन सी है, इनमें से टोपोलॉजी कौन सी है। तो ये इस तरीके से नेटवर्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने जो क्वेश्चन आंसर है उनमें करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे इससे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क जब आप डिजाइन करते हैं तो आपको पीसी से पीसी कम्युनिकेशन है तब तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा नेटवर्क हो तब आपको और उसकी वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जब आपको आवश्यकता पड़ती है कि किन किन हार्डवेयरों को आप जो है इस नेटवर्क में यूज करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से, कौन से सर्विस प्रोवाइडर से, कि आपको डिश का कनेक्शन जब कोई सर्विस प्रोवाइडर घर पे देने आता है तो कभी कभी आपको ये पता चलता है कि गली में कहीं उसने एक जगह डब्बा सारा और लटका दिया है। उस डब्बे को कहते हैं रिपीटर। क्यों आवश्यकता पड़ती है कि जब उस कोक्सियल केबल के माध्यम से जब सिग्नल जाते हैं, काफी लंबी दूरी तक कैरी करते हैं वो सिग्नल, तब क्या है कि सिग्नल वीक हो जाते हैं और वीक होने से आपका जो टीवी सेट है वहां पर क्लियरिटी उतनी नहीं आ पाती। तो आप उसको कंप्लेंट करते हैं कि भाई साहब ये आपकी क्लियरिटी नहीं आ रही। तो वो क्या करता है, उस बॉक्स को लगाता है और वो बॉक्स है रिपीटर। रिपीटर क्या है, आपके वीक हुए सिग्नल को वापस जो है स्टेप अप कर देता है, उनकी जो क्वालिटी है या उनकी वेवलेंथ है उनको वो वापस मेंटेन करता है, वापस बढ़ा देता है, आवश्यकता होती है जितना। तो ये रिपीटर होता है, आपके समझ में आया था। और दूसरी चीज ये है कि स्विच जो होता है वो क्या है, स्विच एक ऐसा नेटवर्क के लिए हार्डवेयर है जो आपको
काफी सारे पोर्ट देता है। एक जगह मान लो 10 किसी रूम के अंदर आपने 20 कंप्यूटर लगाने, 10 कंप्यूटर लगाने, 50 100 कंप्यूटर लगाने हैं, तो आपको उतने पोर्ट का एक स्विच चाहिए होता है ताकि उसके अंदर एक नेटवर्क की जो वायर जो इनपुट के रूप में लग सके और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, काफी सारे कंप्यूटर वहां से जुड़ सके, तो वहां पर आपको स्विच की आवश्यकता पड़ती है। दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि रिपीटर क्या होता है और स्विच क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्विच की। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक OSI मॉडल होता है, वहां पर लेयर 1 यानी पहली लेयर जिसे फिजिकल लेयर कहते हैं उस पे वर्क करता है स्विच, जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आता है। ऐसा एक हार्डवेयर होता है बॉक्स टाइप में। और उसके बाद में हब, ये जो है डाटा लिंक लेयर यानी लेयर नंबर 2 पे काम करता है। मल्टीपोर्ट रिपीटर ही होता है एक तरीके से, जो आपको वहां पे हब का मतलब ये है कि वहां से जो है डिफरेंट काइंड के कनेक्शन जो है वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। मान लो किसी तरीके की आपने हब के नीचे जो आपने अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी बनानी है तो वो हब से बना सकते हैं हब के बाद। उसके बाद में आता है राउटर। जिस प्रकार एक रेलवे के अंदर या आपके डीएम जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन किस जगह किस रूट से किस तरीके से जाएगी, कहां से क्या होगा, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में भी जब किसी कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट मांगी जाती है कि ये जो डाटा पैकेट है किसी नेटवर्क के थ्रू भेजे जाने हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर नोड पे, किसी दूसरे TCP IP एड्रेस पे भेजे जाने हैं, और वहां पर पहुंचने के लिए ये राउटर को पता होता है कि यहाँ पर जाने के लिए कितने रास्ते अवेलेबल हैं और उन रास्तों में से कितने बिजी हैं और कितने वहां पहुंचने के लिए इजी हैं। तो ये जो इजीएस्ट वे उसकी स्पीड क्विकली हो और डाटा पैकेट वहां जल्दी से पहुंच जाए, ये डिसाइड कौन करता है, रूट तय कौन करता है, वो आपका छोटा सा हार्डवेयर राउटर तय करता है। उसके बाद में बात आती है कि रिपीटर क्या होता है। तो मैंने आपको रिपीटर के बारे में बताया कि जो आपके सिग्नल आ रहे होते हैं नेटवर्क के, उनको दोबारा रिपीट करना, उनकी क्वालिटी बढ़िया बना देना, ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप अल्टरनेटिव करंट के अंदर जो है स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं आपके जो विद्युत धारा है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये सिग्नल बढ़ाने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है लेयर 1 पे, जिसे फिजिकल लेयर कहते हैं OSI मॉडल में। उसके बाद आता है ब्राउटर। तो ये ब्राउटर पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं ब्रिज क्या होता है। ब्रिज होता है लेयर 2 यानी डाटा लिंक लेयर के अंदर वर्क करता है। और ब्रिज का मतलब कि हम दो किनारों को जोड़ रहे हैं, किन्हीं दो किनारों को एक बीच में ब्रिज बनाया और दो किसी नदी के आर पार जैसे ब्रिज बनाया होता है, ठीक वैसे ही है ये दो नेटवर्कों के मध्य जो कम्युनिकेशन है वहां पर वो जो है ब्रिज वर्क करता है कि दो नेटवर्क में सबके एड्रेस रखता है, कितने डाटा पैकेट आ रहे हैं, कितने डाटा पैकेट जा रहे हैं, इस तरीके की एनालिस्टिंग करना ब्रिज का काम होता है। तो ब्रिज लेयर 2 पर वर्क करता है और इसी ब्रिज और राउटर का कॉम्बिनेशन है ये ब्राउटर जो है, ब्रिज प्लस राउटर है इसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउटर कहते हैं। फिर बात आती है गेटवे की। मान लो किसी नेटवर्क पे एंटर करने के लिए किसी डाटा पैकेट को वहां पर गेटवे लगा रखा है कि कौन से IP एड्रेस से डाटा आया, कौन से IP एड्रेस से अंदर जाएगा और अंदर से आया वो बाहर किस पे जाएगा। ये एक मतलब एक गेट है, पूरी एक बाउंड्री है नेटवर्क की, और उस बाउंड्री के बाहर, उस बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए गेटवे के अंदर से जाना पड़ेगा डाटा पैकेट को। और उस डाटा पैकेट में जिस तरीके से मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क में कुछ स्टोरेज का एरिया रिजर्व रखता है, उसी प्रकार जो OSI मॉडल में एक जगह जो लेयर होती है उनमें एक जगह एड्रेस लिखा होता है कि ये फलाना पैकेट फलाने IP एड्रेस पे जाना है, तो ये गेटवे पे जो है सारी चीजें नोटिस होती हैं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन रूप है और ये काम करता है इस नोटिस करने का गेटवे का। फिर बात आती है फायरवॉल की। कई बार आप कंप्यूटर नेटवर्क पे देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, आपने इंटरनेट यूज किया और वायरस आ गया, या आपकी कोई फाइल जो है चोरी हो गई। तो ये सब चीजें जो हाई लेवल की, उन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो होम बेस्ड हो चाहे वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कैसा भी हो, वहां पर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से बनाएगी एक सिस्टम है, उसको कहते हैं फायरवॉल। कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपने जो सर्वर बना रखा है किसी कंप्यूटर को, और उस सर्वर कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज जो है काफी बड़ा डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, और उस डेटा के अंदर किसी ने घात लगा दी, उस घात को रोकने के लिए वहां पर फायरवॉल यानी कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस
वहां से कोई करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो वहां पर फायरवॉल एक ऐसी व्यवस्था है जो इसको वहां से ऐसी चोरियां करने से वहां से रोकती है नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद में आपके जो कुछ यहाँ पर वायरस के नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से वायरस कौन सा है, तो यहाँ कुछ मैं आपको वायरस के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रोजन हॉर्स नाम से वायरस आता है। फिर उसके बाद मेलिसा, रेड कोड, Y2K, कॉन्फिगर, GS और सेसर, ये सब कुछ टॉप जो फेमस आपके वायरस हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क पे जो है किसी के डेटा को करप्ट करने के लिए मोस्टली वायरस का काम यही होता है कि किसी कंप्यूटर को हैंग कर दो या करप्ट कर दो। देखो, चोरी अर्थात थ्रेट, धमकी और अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये दोनों 2-3 चीजें हैं जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क पे जो है इसके नियम है आईटी एक्ट में बने हुए कि आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया साइट है या किसी का कंप्यूटर नेटवर्क पे, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो आप अभद्र जो है भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, इसकी रूलिंग होती है। और इन्हीं रूलिंग को तोड़ते ही ये सब चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं कि आपने किसी के कंप्यूटर की अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए ट्राई किया, या आपने उसके कंप्यूटर को करप्ट कर दिया, या उसके डेटा चोरी कर लिए, या आपने उसके किसी बैंक अकाउंट के पासवर्ड जो है लेके और उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए। ये सब चीजें अपराध की श्रेणी में आती है। इन्हीं को रोकने के लिए जो है सिक्योरिटी लेवल की बात आती है कि सिक्योरिटी कैसे हो। तो एक तो होती है क्रिप्टोग्राफी। मान लो कोई डेटा फाइल है और वो किसी नेटवर्क पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंची, ये फाइल है मान लो, और वो एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंची। क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो मैं ये उसकी क्या है कि एक अलग भाषा लिखी जाती है। वहां पे मान लो ए है ना, उसको उसने कहा कि ये आप जब 10 पढ़ोगे ना तो आपको ए समझ में आएगा। वहां पे ये बी पढ़ोगे, बी पढ़ना चाहते हो 11 कहीं दिखे आपको स्पेस देके, तो वहां पे बी होगा उसका मतलब। ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या है, की है उसकी। वहां उस फाइल में लिखा हुआ क्या है, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया स्पेस देके, 54 लिख दिया, 15 लिख दिया, ये सब करैक्टर लिखे हुए हैं। ये एक फाइल है और उसी फाइल की यहाँ पर की है कि इसमें 10 को क्या ए पढ़ा जाए और 12 को क्या पढ़ा जाए, सी पढ़ा जाए। इसी तरीके से आगे करैक्टर पढ़े जाए इनके। तो ये की है, इसको कहते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। ताकि किसी नेटवर्क पे फाइल सेंड की गई है और रिसीव की गई है, उसको अलग अलग तरीके से जो है अपनी अपनी की बनाकर उसको ये कह सकते हैं कि सीक्रेट रखने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं किसी नेटवर्क पर। तो ये आपका मोटा मोटा तौर से इंटरनेट और नेटवर्क दोनों चीजें कवर हुई। और कुछ जो है भाषाएं जो है बात करें तो HTML पेज क्रिएट करने के लिए, XML, जावास्क्रिप्ट, जावा एक्टिव सर्वर पेज, ASP और PHP, .NET, VB.NET, ये कुछ भाषाएं हैं। और इनके अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, C और C++ भी हैं। ये जितने भी आपके प्रोग्रामिंग के ऐप हो, चाहे तो वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वेबसाइट हो, ये डिजाइन करने के लिए विभिन्न भाषाएं हैं। इनमें से कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी एक भाषा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिख दूं SMTP, ये तो एक प्रोटोकॉल है, ये ASP एक भाषा है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इनसे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और MS वर्ड और MS एक्सेल और जो है आपका नोटपैड, वर्डपैड और इसके बाद में MS पेंट, ये सब जो है अगली क्लास में, और उसके साथ ही जो उससे अगली क्लास में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।